कोई भी अगर रोग हो जाता है तो वह मानव को दुखी करता है और परेशान करता है और परेशानी का सबब बन जाता है। अगर रोग का समय से निदान न किया जाए तो वह एक ऐसी भयंकर बीमारी बन जाती है जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान और अन्य कई चीज़ें ऐसी शरीर में घर कर जाती हैं जिनका अगर निदान ना हो तो वह परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे ही एक बीमारी जो आज चलन में है, इसकी कई कारण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध डॉक्टर राहुल आर्यवैद, इनसे बातचीत करेंगे कि इस हेपेटाइटिस बी के क्या कारण हैं और कैसे हम इसका निदान कर सकते हैं, और खासकर जो बात है कि आयुर्वेद में हम इसका क्या निदान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हेपेटाइटिस बी है, एक तो ये कितने प्रकार की होती है, बी मतलब, और कितने तरह के हेपेटाइटिस होते हैं और ये क्यों होती है? देखो, मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो हेपेटाइटिस रहता है ये 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, इस प्रकार से 5 प्रकार का जो है कि हेपेटाइटिस डिटेक्ट हुआ है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रचलन में इस समय जो हेपेटाइटिस है वो ए, बी और सी ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो तीनों जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी है, इनमें कोई अंतर है? जो इनके लक्षण है उसमें अंतर है, बीमारी है उसके निदान में अंतर है, क्या चीज़ है इसमें? देखो, तीनों ही प्रकार वैसे तो इनके सिमिलर जो इनके लक्षण मिलते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते लक्षण होते हैं। लेकिन हम इसके निदान और इनके डोज के आधार पे हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए जो रहता है यह एक वायरल संक्रामक बीमारी है, ठीक है ना, जो कि हमेशा वायरल डिसीज इसको हम जो है कि डिटेक्ट करते हैं। मॉडर्न में भी इसको एज ए वायरल डिसीज बोला जाता है और यह हमेशा जो है कि संक्रमण से फैलती है। अब जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जो ज़्यादातर धूल या जो है कि पोल्यूशन में काम करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को भी यह फैलता है। दूसरी बात, इसका जो एक मेन लक्षण है जैसे कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, एक दूसरे से जो है कि ब्लड को हम जो है कि लेते और देते हैं, यह भी एक इसका सबसे ज़्यादा मुख्य कारण माना गया है। अब दूसरी बात मैं करूँगा हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी में भी सेम ऐसी कंडीशन होती है कि जैसे कि हम अपने घरों में, मैं घरों से जो है कि स्टार्ट करूँगा इस चीज़ को, जैसे कि हम अपने नेल्स काटते हैं और एक ही नेल कटर से हम जो है कि अपना भी नेल्स हमने जो है कि उसी से रिमूव किया, फिर अपने बच्चे का भी, या फिर किसी फैमिली में जो है कि हमने उसको यूज कराने के लिए नेल कटर देते हैं, तो यह भी एक दूसरे से फैलने वाली इस तरह की व्याधि है जो एक दूसरे के संपर्क से फैलती है, ठीक है ना। तीसरा जो है कि जो एक इरेजर है, इरेजर कई बार जो है कि गलती से लोग घरों में यूज कर लेते हैं कि किसी ने एक इरेजर जो है कि मान लो बियर्ड यूज करने वाला इरेजर होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने वो गलती से यूज कर लिया, तो यह भी एक हेपेटाइटिस का लक्षण जो है कि माना गया है। तीसरी बात हम बात करेंगे जो है कि यौन संबंध की, ठीक है ना। जो असुरक्षित यौन संबंध आज के टाइम में देखा जाता है, यह भी सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस के फैलने का एक विशेष कारण है। मतलब अगर किसी पत्नी को होगा तो उसके पति को होने के चांस है, बिल्कुल होने के चांस है, हाँ, तो इस तरह से जो है बिल्कुल चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक वायरल जो विरोधी बीमारी है यह एक दूसरे में फैलती है। यह अगर किसी घर में किसी सदस्य को हो तो वो दूसरे सदस्य में भी बीमारी के बारे में बात होगी, लक्षण के बारे में बात होगी। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जानना चाहेंगे, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को बीमारी हो जाए तो किस जगह पर इसका इफेक्ट पड़ता है और क्या उसके लक्षण जो है बाहर उभर कर सामने आते हैं? देखो, सबसे जो शुरुआती लक्षण है, एक तो पेशेंट के साथ में क्या रहती है कि सबसे पहला जो मेन रीजन है कि उसको भूख में जो है कि भूख के स्तर में कमी आती है, यानी कि उसका भूख का स्तर बहुत ही कम हो जाता है। दूसरी बात जो है कि जनरल वीकनेस ऐसे पेशेंट में दिखाई देती है। तीसरा क्या रहता है कि इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पेशेंट के अंदर रहती है उसका डाउन होना, मतलब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसको जनरल वीकनेस जैसा ऐसा फील होता है। दूसरी बात, उसको एसिडिटी, थोड़ा सा भी अगर ऐसा पेशेंट कुछ भी खाता है तो उसको एसिडिटी जैसी जो है कि चीज़ें रहती है, हार्टबर्न जैसी चीज़ें रहती है, और कॉन्स्टिपेशन ऐसे पेशेंट में रहता है। पेशाब का पीला होना, ऐसे जो है कि ये प्राथमिक लक्षण इस बीमारी में देखे जाते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो है हेपेटाइटिस करता है? देखो, बॉडी के अंदर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स जिसको हम लीवर बोलते हैं, यह एक ऐसा ऑर्गन्स है जो सबसे पहले इसमें लीवर को इफेक्ट करना, यह वायरल सबसे पहले हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी में पित्त को जो है कि क्रिएट करता है। यानी कि पित्त जब एग्रेसिव पित्त होता है हमारे ब्लड में जो इन्वॉल्व होता है, तो उसके साथ साथ जो पनपने वाली बीमारियां हैं, यानी कि लीवर डिसऑर्डर्स जो है कि इसको हम जो है कि डिटेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात है कि जैसे ये हेपेटाइटिस है, हम जो देहाती भाषा है, गांव की भाषा है, जो ग्रामीण लोग हैं उसे पीलिया के नाम से जानते हैं। तो इसे जो हेपेटाइटिस भी है, काला पीलिया, इस तरह की जो है पीलिया के बारे में जानते हैं। और यहाँ जो चलन है शुरू से, जो शुरुआती दौर है, तो लोग जो है पीलिया को बहुत
हल्के में लेने का काम करते हैं, जिसमें झाड़ फूंक, ये तरह तरह की और चीज़ें, भाई ये धागा बनवाने, झड़वा लेना, इस तरह की चीज़ें इसमें यहाँ चलन में आता है। हाँ। तो इस सबके बीच और जो आयुर्वेद जो इसका उपचार है उसके बीच मतलब क्या चीज़ें हैं और क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं? देखो, रियल में जो कोई भी बीमारी है, अगर हम उसके निदान पे आते हैं तो सबसे पहले मुख्य जो औषधि रहती है, औषधि का विशेष काम हमारी बॉडी के अंदर जो है कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आयुर्वेद चिकित्सा है, इसका काम ही सबसे पहले बॉडी का डिटॉक्स करना है, यानी कि बॉडी का शुद्धिकरण करना होता है। तो हमारे जो आयुर्वेद में इसकी जो चिकित्सा मानी गई, जो पंचकर्म चिकित्सा की मैं बात करूँगा, तो आयुर्वेद में जो हेपेटाइटिस का एक विशेष निदान जो हम करते हैं वो पंचकर्म चिकित्सा द्वारा करते हैं, ठीक है ना। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया होती है, जिसको वमन का मतलब उल्टी लगवाई जाती है, पेशेंट को कुछ दवाइयाँ पिलाई जाती है जिससे कि उसको मुंह से उल्टी लगाई जाती है। उल्टी से जो उसका जो है एग्रेसिव कफ होता है या एग्रेसिव पित्त होता है, पित्त को हम जो है कि विरेचन के जरिए, यानी कि कुछ औषधियाँ पिलाई जाती है जिससे कि हम लूज मोशन लगवाते हैं पेशेंट को, वो लूज मोशन के जरिए वह दोष जो है कि बॉडी से एग्जिट होता है। अच्छा, मतलब इसी के बारे में हम बात करेंगे, जिस तरह से मतलब अगर कोई आदमी से प्रभावित हो जाता है, यस, हेपेटाइटिस बी, ए, सी, इस तरह की चीज़ें हैं, हाँ। तो कैसी कौन सी जांच है जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ए इसके संक्रमण में है? जी जी बिल्कुल, ये बहुत तरह से जो है कि हम लोग इसको चेक करते हैं। जैसे HCV-B होता है, HCV जो डिटेक्ट होता है ये हेपेटाइटिस सी के लिए होता है, ठीक है ना। SBA-BC होता है जो हेपेटाइटिस बी के लिए होता है, ठीक है ना। ऐसे ही सेम ABC के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, ब्लड के सैंपल ब्लड के सैंपल से ये डिटेक्ट होता है, तो हम इसको कंफर्म करते हैं। वैसे इसके शुरुआती लक्षणों के आधार पर भी जो है कि कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक बिना टेस्ट कराए यह कंफर्म कर सकते हैं कि इसको शुरुआती लक्षण ये वायरल जो है कि हेपेटाइटिस के जो है कि लक्षण है। जो एग्जैक्ट इसका कंफर्म करना है तो आप लैब टेस्ट जाके इसको कंफर्म कर सकते हैं। जिस तरह की हम की बात करें तो जब अगर मतलब ये जो किस कंडीशन में हो तो इसका निदान संभव है, या किस कंडीशन में चला जाए फिर निदान संभव नहीं है, तो मतलब कंडीशन कैसे है कि कभी कभी किसी जो पीड़ित आदमी है उसे समय से नहीं पता लग पाता? यस यस यस, देखो इसके जो शुरुआती लक्षण मैंने फिर भी बताए, जैसे शुरुआती लक्षणों में क्या होता है कि पेशेंट की भूख बंद हो जाती है, हल्का पेशाब पीला पड़ जाता है, भूख के स्तर में कमी आती है, थोड़ी हल्की कब्ज बनती है और बेचैनी बॉडी के अंदर रहती है, नींद का स्तर जो रहता है, नींद कम आना, इस टाइप के जो है कि लक्षण जब देखे जाते हैं तो इसके शुरुआती लक्षण हम जो है कि किसी भी अपने नजदीकी आयुर्वेदाचार्य के पास में जाके, मैंने वही चीज कही है कि इसको आप शुरुआती लक्षणों में पंचकर्म चिकित्सा द्वारा और कुछ औषधियाँ जो होम रेमेडीज तरीके से भी हम इसको जो है कि निदान इसका कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन है ऐसी जो हम वैद्य के संपर्क में भी रह के उनका लिया जा सकता है, उनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। किस स्तर पे इसका निदान संभव है, मतलब आदमी को अगर पता लग जाए तो किस स्तर पर निदान? देखो इसका स्तर एक तरह से जब यह डिटेक्ट होता है HCV वायरल लोड जब हमारा जो है कि अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, उसमें क्या रहता है कि ब्लड का जो है कि लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, हीमोग्लोबिन डाउन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लीवर हमारा लीवर कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं, लीवर कैंसर की ओर जब बढ़ता है, ठीक है ना। इसको ये पहले हेपेटाइटिस है, ये जब कैंसर में बदलता है, लीवर कैंसर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, लीवर कार्सिनोमा इसको बोला जाता है, यह उस जो है कि कंडीशन में बहुत ही असंभव हो जाता है। तो हम सिर्फ इसको जो शुरुआती लक्षण है उसके आधार पे अपने नजदीकी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क लेके, किसी भी व्यक्ति को ये जानकारी मिल रही है कि उसका जब भूख कम हो रही है, पीला पड़ रहा है, पीले के लक्षण जिस तरह हम देहात में लोग जानते हैं, तो उसी दौरान इसका जो है टेस्ट करा के उपचार शुरू कराएं तो इससे बचा जा सकता है। अच्छा। और कई कंडीशनों में ऐसा है कि लीवर सिरोसिस के पेशेंट भी आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा ठीक किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे क्लिनिकल एविडेंस सुरक्षित है, जो जिनको लीवर सिरोसिस हुआ वह भी आज जो है कि आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा जो है कि इस बीमारी से निजात। डॉक्टर साहब, कई ऐसी चीजें प्रचलित हैं गांव देहात में, जब ये पीलिया हो जाता है तो हमें क्या चीजें उसमें खानी चाहिए, क्या चीजें हमें नहीं खानी चाहिए? जैसे जिस तरह से कुछ लोग जो है चूने को केले में लगा के ये खाने का सेवन की बातें करते हैं, मूली खाने की बात होती है और पपीता खाने की बात होती है, अन्य कई ऐसी चीजें जो चलन में है कि भाई पीलिया अगर हो जाता है तो ये चीजें हम घरों में ले सकते हैं। और कुछ ऐसे उपचार भी बताइए कि जो शुरुआती दौर में दवाइयाँ अपनी जगह है, लेकिन उन्हें हम साथ साथ लें तो इम्यून बूस्टर का काम या फिर थोड़ा डिजीज को जो है ठीक होने में उसकी सहायता प्रदान करते हैं। इस तरह की चीजें भी जो हम हमारे जो उपभोक्ता है उन्हें यस, जैसे कि हेपेटाइटिस सी की हम बात करें या हेपेटाइटिस बी की बात करें तो सबसे पहले मैं इसमें विरुद्ध खान पान की जो बात करूंगा, जिसकी वजह से यह ज्यादातर होता है। जैसे कि जो लोग अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को जो है कि ये बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है। यह अत्यधिक अम्लीय का मतलब ऐसा रहता है कि जो खट्टे पदार्थों को ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, मतलब शराब को एकदम बंद कर दिया जाए, शराब का सेवन जो है कि सीमित मात्रा में किया जाए या फिर जो है कि अत्यधिक मात्रा में ना किया जाए, ठीक है ना। जो अत्यधिक मात्रा में करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो है कि
लीवर सिरोसिस से भी इफेक्टेड होते हैं। तो सेवन इसका, शराब का सेवन के स्तर में सुधार करके इसके लेवल को कम किया जाए। और क्या चीजें बंद करनी चाहिए? और इसमें जो है कि जो तला भुना पदार्थ है, जैसे कि बाहर का जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, जैसे कि मैदे से बनने वाली चीजें आज के टाइम में जो हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करती है। ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो लीवर डिसऑर्डर्स इस तरह के कारणों का एक माध्यम बनते हैं कि ज्यादातर हम लोग जो है कि अम्लीय का मतलब वही कहूंगा कि खट्टे पदार्थ ज्यादा सेवन करता है, ज्यादातर मिर्च मसाले वाले फास्ट फूड का सेवन है, ठीक है ना। उष्ण तीक्ष्ण में जैसे कि गर्म मसाले हैं, ज्यादा खड़े मसाले ज्यादातर यूज करना, ऐसी सब्जियों का, अत्यधिक तेल वाली सब्जियों का सेवन या अत्यधिक जो है कि खट्टे पदार्थों का सेवन है ना, चीजें जिन्हें हम साथ साथ उपचार के साथ साथ ले सकते हैं। देखो आज के टाइम में जो इस मौसम में, आज के टाइम में जो एक गन्ने का रस इक्सु रस इसको बोला जाता है आयुर्वेद में, जो बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन है, जो है कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारी लीवर को, हमारी किडनी को, हमारी इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करने में बहुत ही अच्छा लाभप्रद है। तो जो खाली पेट इस मौसम में हम गन्ने के रस का सेवन करें, ठीक है ना। दूसरी बात जो है कि एक अच्छा लैक्सेटिव जो माना जाता है पपीता इसमें, ठीक है ना। ऐसे लोगों को जो है कि एक इम्यूनिटी बूस्टर तो वो है ही, ठीक है ना, लेकिन साथ साथ बॉडी को डिटॉक्स करने वाला एक अच्छा फ्रूट है कि सुबह नाश्ते में जो है कि पपीते का फल का सेवन करें और अत्यधिक लिक्विड यूज करें। जैसे कि तक्र, आयुर्वेद में छाछ को तक्र बोला गया कि पतली छाछ ऐसे रोगी को पीनी चाहिए जो कि हमारे पित्त को भी शांत करती है। दूसरी बात, हमारी बॉडी को एक डिटॉक्स का काम बहुत अच्छा करती है। तो पतली छाछ का सेवन भी इस हेपेटाइटिस सी में बहुत ही लाभप्रद है। दूसरी बात क्या है कि होम रेमेडीज में आने वाला एक त्रिफला, ठीक है ना, हरड़, बेड़ा और आंवला, 3 चीजों से युक्त एक ऐसी औषधि है जो बहुत ही अच्छा रसायन है आयुर्वेद में। अगर सोते टाइम ऐसा व्यक्ति जो है कि 1 चम्मच गुनगुने पानी से सेवन करे तो यह भी एक बलवर्धक है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तीसरा जो है कि बॉडी को शुद्धिकरण करने वाला, वात पित्त कफ को बैलेंस करने वाला जो है कि त्रिफला एक ऐसा रसायन है कि ऐसे रोगी को यह नित्य सेवन करना चाहिए। अब अगर हम उपचार की बात करें, हाँ। आयुर्वेद में हम आ जाते हैं, तो आयुर्वेद में अगर कोई जो है पीड़ित व्यक्ति है उसमें आपके पास आ जाता है, तो इसका किस स्तर पर और कितने समय में निदान होता है? और लगभग जो है ये भी जानना चाहेगा कि ये एक महंगा उपचार है या किस तरह का उपचार है, लक्षणों के आधार पर किस तरह की बात है, कुछ थोड़ा इसमें जो जानकारी दे जिससे। देखो, हेपेटाइटिस बी की मैं बात करूँ, हेपेटाइटिस सी की मैं बात करूँ तो यह कंडीशन एक ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ये आता है कि हम सबसे पहले वही पंचकर्म चिकित्सा की बात करेंगे कि यह स्टार्टिंग दौर है, स्टार्टिंग में यह स्टार्ट हुआ है और इसमें हमने देखा कि हाँ, पेशेंट का भूख का स्तर बिल्कुल डाउन हो गया या कब्ज बननी शुरू हो गई है या उसका हीमोग्लोबिन का स्तर होना डाउन शुरू हो गया, तो हम उसमें पंचकर्म चिकित्सा सबसे स्टार्टिंग में देते हैं, जो कि यह है लीवर सिरोसिस से पहले हम इसको जो है कि पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और हमने किया है ऐसे लोगों में। लगभग कितना समय और कितना उपचार में, किस माध्यम, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें उपचार? इसमें स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। सबसे पहले जो शोधन प्रक्रिया हम करते हैं पेशेंट की, मैंने वही चीज कही है कि पहले हम वमन कराते हैं पेशेंट का, वमन के जरिए जो है कि पेशेंट का शुद्धिकरण करते हैं, जिसको उल्टी बोला जाता है। कुछ औषधियाँ जो है कि इस तरह की पिलाई जाती है जिसमें वो पेशेंट को उल्टी होती है, जो एग्रेसिव कफ है वो उल्टी के जरिए बाहर निकलता है, प्लस उसके जरिए पित्त भी बाहर निकलता है। फिर हम विरेचन कराते हैं, जो दवाइयों से हम लूज मोशन पेशेंट को लगवाते हैं, वो लूज मोशन के जरिए जो है कि एग्रेसिव जो भी पित्त है, ठीक है ना, उसको एग्जिट किया जाता है और उस संक्रमण से बचने में वह रोगी बहुत ही कम समय में इस बीमारी पे निजात पा सकता है। कितना समय लगेगा अगर कोई शुरुआती दौर में कोई पेशेंट? शुरुआती दौर में हम 3 से 4 महीने में इस तरह के पेशेंट है जो लगातार जो है कि आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, 3 से 4 महीने इसके शुरुआती लक्षणों में यह पूरी तरह से निजात दे सकता है। नहीं तो इसके बढ़ते लक्षणों में यह एक ऐसे वायरल डिसीज है, अगर ये इसका संक्रमण हल्का भी रह जाए तो यह बार और बार रिपीट होता है, जानलेवा होती है। यह फिर लीवर कैंसर में बदलता है, लीवर सिरोसिस में यह चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये फिर इसको एक काला पीलिया, जिसको एक आम भाषा में बोला जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। में जो झाड़ फूक के चक्कर में इस तरह के देखो, ये एक प्रक्रिया जो है कि लोगों की श्रद्धा और उनकी जो भी एक मेंटेलिटी है, यह उसके ऊपर निर्भर करती है। देखो, आयुर्वेद चिकित्सा है प्लस मॉडर्न चिकित्सा है, यह एक साइंटिफिक चिकित्सा है। हम जो है कि साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर अगर बात करें तो रियल में झाड़ फूक पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा एक अच्छे डॉक्टर के संरक्षण में जो है कि चिकित्सा इसकी करानी चाहिए। इसको बिल्कुल भी लापरवाही में लेना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं और उस परिवार में एक सदस्य को हेपेटाइटिस बी, सी या जो भी कोई चीज हेपेटाइटिस है वो उससे संक्रमित हो जाता है, तो उसके बाद उन लोगों को, जो परिवार में और लोग हैं, जो साथ वाले लोग हैं, उन लोगों को क्या क्या जो है
उपचार करने चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे वे लोग उससे बचे जा सकें और उसमें संक्रमण ना फैले। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि एक तो घरों में यूज होने वाले जो बर्तन हैं, इस तरह के पेशेंट, मान लो एक पेशेंट उस घर में पीड़ित है तो वह उसका झूठा, उसके साथ खान पीन को बंद किया जाए, उसके खान पीन को बंद किया जाए। दूसरी बात क्या है कि उस वह संक्रमण से फैलने वाली एक बीमारी है। तो जैसे कि घरों में, अब मैं वही चीज दोबारा रिपीट करूंगा, जैसे घरों में यूज होने वाला नेल कटर है, हमारे घर में एक नेल कटर है तो सभी लोग उसी का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे रोगी को ऐसे यंत्रों से दूर रखा जाना चाहिए। तीसरी बात, जो इरेजर है, इरेजर का यूज भी उस पेशेंट का अलग ही है ना, तौलिया है ना, उसके सब इस तरह के जो पर्सनल यूज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो है कि उसको अलग से यूज करने चाहिए। पति पत्नी के जो यौन संबंध रहते हैं, यह भी हमें सुरक्षित जो कि यौन संबंधों के अनुसार ही जो है कि इसको लेना चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध इस वायरल डिसीज का एक विशेष कारण है। तो अगर ये गर्भ के दौरान किसी महिला को हो जाता है, हाँ, तो तब ये कितना खतरनाक बन जाता है और फिर इसका देखो, गर्भ के दौरान कई बार पेशेंट में देखने को आया है कि गर्भ के दौरान महिला के अंदर भी यह जो प्रेग्नेंट महिला है उसके अंदर भी यह जो है कि संक्रमण देखा गया, प्लस जो भ्रूण के अंदर पल रहा बच्चा है उसके भी इस बीमारी से पीड़ित होने के चांसेस हैं। अच्छा, जिस तरह से मतलब ये हेपेटाइटिस बीमारी है, अगर ये मतलब किसी एक परिवार में एक बार आ जाती है तो उससे बचने के लिए जो अन्य परिवार में ऐसे कोई वायल्स, ऐसे कोई टीके या इस तरह की चीजें हैं जिससे मतलब ये लिया जा सकता है? देखो, इससे बचने के सिर्फ एक ही तरीके हैं जो मैंने होम रेमेडीज इस तरह भी बताई है, ठीक है ना। नित्य जो विरुद्ध आहार का सेवन हम लोग कर रहे हैं, एक तो जो है कि उस विरुद्ध आहार से हमें बचना चाहिए। अत्यधिक जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का सेवन है, अत्यधिक जो इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स पदार्थ मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एक तो उनका यूज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। घर में जो यूज होने वाला आज के टाइम में फ्रिज का ठंडा पानी है, या फिर जो है कि हम बासी पानी यूज करते हैं, कैंपर में एक दिन का पानी हमने भरा है और उसको हम 2 या 3 दिन यूज कर रहे हैं, ऐसा बासी पानी पीना भी जो है कि इस हेपेटाइटिस का कारण संक्रमित हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, बासी भोजन लेने से भी जो है कि वह संक्रमित हो सकता है, कि हमें इतना ध्यान रखना है कि रात का रखा हुआ भोजन नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है ना, या फिर इस तरह से रखा हुआ पानी हमें यूज नहीं करना चाहिए। अगर समय से उपचार कराया जाए तो इसका उपचार संभव है, अवश्य संभव है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल आर्यवैद। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, और अगर शुरुआती दौर में कोई इसकी चपेट में आ जाए, किसी को यह बीमारी हो जाए, तो उसका आयुर्वेद में उपचार संभव है, और क्या क्या चीज़ें हमें जो है सावधानी बरतनी चाहिए। अगर परिवार में कोई व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाता है तो उसके बाद हमें सारे परिवार के लोगों को क्या उपचार करना चाहिए और किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, ये तमाम बातें जो हेपेटाइटिस के बारे में जो है डॉक्टर राहुल आर्यवैद ने हम लोगों को समझाई है। और हम इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखते हुए, अगर कोई पीड़ित है या उसमें ये लक्षण है तो समय से उपचार कराएं, और किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से या अन्य जहाँ भी उसे अच्छा जानकारी मिले कि उस चिकित्सक से वह इलाज करवा सकता है, जिससे वह समय से अपनी जान बचा सके। तो फिर किसी अन्य रोग के बारे में जानकारी के लिए मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।